नहीं, आप ये बताइए कि पिछले 3 से 4 साल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के आप जितने भी आदेश, जितने भी फैसले हैं, आप उन सबको देखिए। इसके अलावा जितने भी जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट का आप तरीका देखिए। आपको नहीं लगता उनसे कि सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस बाहर आके जब वो प्रेस में आते हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये भी पहली बार हुआ है। ये भी पहली बार हुआ है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय की जो बात है, वो जस्टिस मिश्रा चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस तरह की सारी चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आके की ये बात कह रहे हैं, तो इस प्रेस में आके कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। उस समय से आप इसकी गंभीरता को समझिए। माना मैं कहता हूं तो आप कह सकते हैं वकीलों पर तो वैसे भी आरोप कोई लगा देता, यार वकील तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, झूठ बोला। लेकिन जज अगर कह रहे हैं सीनियर जजेस, उसका कोई मतलब है। इसके बाद उन 4 जजेस में से एक जज जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो जिस तरह के फैसले करते हैं, जिसमें आपको 2-3 फैसले मैं आपको बताऊं, जो अयोध्या मंदिर का मसला था, सबने देखा उनके समय में हुआ। बहुत पुराना जो लटका होता सी। कैसा फैसला किया उन्होंने? न्याय हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा कि जो राफेल का मामला था, राफेल के मामले में सब कुछ सामने है। जिस व्यक्ति ने कभी जहाज बनाए नहीं, फाइटर प्लेन्स बनाए नहीं, उस कंपनी को फाइटर प्लेन बनाने का आप ठेका दे रहे हैं। उसकी कंपनी नहीं है, कहीं कोई फैक्ट्री नहीं है, जमीन आपने अलॉट कर दी, और आज उस व्यक्ति का जो दिवाला निकल चुका है उसको आप दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। 30,000 करोड़ का घोटाला जिसके सारे सबूत हैं आपके सामने हैं, और आप उससे जो है जाने से पहले रफा दफा करके चले जा रहे हैं। एक बार और बहुत जरूरी है, चीफ जस्टिस रिटायर होने के 3 महीने बाद राज्यसभा के मेंबर मनोनीत हो जाते हैं, और कौन करता है? यही सरकार। जिस सरकार के हक में उन्होंने फैसले किए, तो समझ में नहीं आता कि क्या सब कुछ चल रहा है, क्या विश्वास किया जाए। तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। कौन कौन से? जैसे आपने अनुच्छेद 370 कश्मीर में खत्म किया, रिट पड़ी है, आप 1 साल हो गए, उसे सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो ये बीजेपी सरकार है, इसने लोगों से चंदा लेने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो चलाए, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप जिससे चंदा ले रहे हैं बता नहीं सकते आपके, इससे लिया मैंने इतना चंदा लिया। 6,500 करोड़ रुपए चंदा आया उनके माध्यम से। 95% चंदा जो है बीजेपी के खाते में गया है, और आप उसे बना रहे हैं। और वो मुकदमा भी आज बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं सुन रही। जब कोरोना काल में लॉकडाउन था और देश के मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, बच्चों को, बूढ़ों को अपने कंधों पर गोदी में उठा के जा रहे थे, सड़क पर मर रहे थे, एक्सीडेंट में मर रहे थे, रेल के नीचे कट के मर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तब भी नहीं सुन रही थी। जब 4-5 हाई कोर्टों ने सरकारों के खिलाफ में आदेश दिए, तब जाके 62 दिन में सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट के द्वारा लिख के देने के बाद सुनवाई कर रहे हैं। तब तक वो सारा मामला वैसे ही खत्म हो चुका था। तो हम किस आधार पर माने कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को इस देश के लोगों की चिंता है, उनके प्रति संवेदनशील है, उनकी बात सुनना चाहती है, जबकि उसके पास सारे अधिकार हैं, वो जो चाहे कर सकती है। किसान आंदोलन चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि इस सारी चीज को देखते हुए तुरंत इस पर सुमोटो एक्शन ले, और इस मामले को जो है, जो कानूनी तरीका है उसके हिसाब से आदेश हो? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे माने कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन रही है? एक बहुत जरूरी गल है करने वाली जी, कि जिस तरह हुण पता जिहड़ा ये अंदोलन आ बहुत ही वड्डे लैवल ते जा चुकिया। हुण जिहड़ा सरकारां दा जोर लग्गिया, चाहे वो आपां सुप्रीम कोर्ट भी नाल रली कह सकते हैं कि इस अंदोलन नूं खराब करने या खत्म करने कोई चाल या कोई यह जी कानूनी हरकत कर सकती है जी। देखिए, कानूनी हरकत अगर कुछ हो सकती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने डाल दिया है, वहां से क्या होगा हम नहीं कह सकते। हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करे, ये उम्मीद हम करेंगे। पर इसके अलावा बहुत सी चालबाजियां हो सकती हैं, जैसे कुछ लोगों से कहलवाया जा रहा है कि भाई जो कानून है ये सही है, हमें मंजूर है। कौन है? कि यहाँ का किसान है, वहाँ का किसान है, वहाँ का किसान। चल रही है सारी चीजें। एक चीज और हो रही है
कुछ जो दलाल हैं सरकार के, उनके माध्यम से कहलाया जा रहा है भाई हम तो एमएसपी की बात अगर हो जाए, एमएसपी हमें मिल जाए उसके बाद खत्म, हमारा तो वही है। आंदोलन एमएसपी का नहीं है, आंदोलन है तीनों जो कानून हैं ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इस देश को तबाह करने वाले हैं, इस देश की जनता को गुलाम बनाने वाले हैं और पूंजीपतियों के फेवर के हैं। इसलिए इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो जो लोग केवल एमएसपी की बात कर रहे हैं वो लोग वही हैं जो बीजेपी के यानी सरकार के हाथ में खेल रहे हैं, उनके दलाल और इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। हमको इसको समझना। एक बड़ी होर अहम गल है जी कि जो हुण पंजाब की राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस चाहे अकाली, ਉਹਦੇ ਤੇ भी इस अंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा जी? देखिए, मैं किसी राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, किसको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क हर किसी को पड़ेगा। अगर देश का अन्नदाता बर्बाद होगा, आबाद फिर कोई नहीं रहेगा। इसलिए अगर किसान खत्म हो गया या किसान को गुलाम बना दिया तो केवल किसान नहीं, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये किसान पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और किसान को ही अगर खत्म कर दिया गया, उसी को गुलाम बना दिया गया, तो देश में फिर कोई भी जो व्यक्ति है वो गुलाम बने बिना रहेगा नहीं। और यही षड्यंत्र है इन उद्योगपतियों के माध्यम से। आरएसएस जो सारी चाल चल रही है, केवल मोदी इंस्ट्रूमेंट है, तो मोदी के माध्यम से आरएसएस जो चाल चल रही है इस देश की जनता को गुलाम बनाने वाली है। तो राज्य सरकार हो या कोई सरकार हो, पड़ेगा तो फर्क हर किसी पर। लेकिन दिक्कत समझदारी इस बात की है, देखना यह है कि ये जो सरकारें हैं ये किसान के दुख दर्द को, इस पूरी लड़ाई को समझते कितना है, इसके प्रति संवेदनशील कितने हैं और इस आंदोलन में किसान का और देश का साथ कितना दे रहे हैं। ये वो भी डर के बैठे हैं और केंद्र सरकार से या मोदी सरकार से उससे घबरा के बिलों में घुसे बैठे हैं। देखना इस बात का है। मेरा मानना यह है कि जो भी सरकारें हैं उन सभी को ईमानदारी से इस आंदोलन में साथ देना चाहिए, हर तरह से उन्हें साथ देना चाहिए। उनके पास साथ देने के कई तरीके हैं, एक नहीं कई तरीका है, वो कई तरीके से साथ दे सकते हैं, उन्हें साथ देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो भी राजनीति कर रहे हैं और इस खेल में कहीं ना कहीं वो भी शामिल हैं। इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। एक सवाल लेना चाहते हैं, हाँ जी। इनसे जवाब देंगे। हाँ जी, हाँ जी। आज जो हमारे देश का संकट है, 86% किसान हैं जो 5 एकड़ से कम के मालिक। अगर ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये हम जीत भी जाते हैं तो वो पहले ही संकट में, वो कर्जे में हैं, वो खुदकशी कर रहे हैं, उनका सल्यूशन क्या है? देखिए, मैंने बार बार ये कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैंने बार बार कई मंच से ये बात कही है कि अगर ये तीनों कानून वापस भी ले लिए जाएं और एमएसपी को कानूनी दर्जा दे भी दे, सरकार देगी जरूर, उसके बावजूद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। उसके बावजूद भी किसान जिस बुरी स्थिति में फंसा है उससे निकल नहीं पाएगा। किसान को अगर इस दुखों से मुक्त कराना है, इस सारी जो उसके ऊपर आफत है इससे मुक्त कराना है, तो सरकार को ईमानदारी से 2-3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, सरकार को किसान चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसान का एक बार पूरी तरह से कर्जा माफ करना पड़ेगा। नंबर 1, आज की तारीख में आप कहेंगे कि इतना बड़ा कर्जा है उसे कैसे माफ करेगी, मैं इसका बताता हूं आपको। ये सब लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। हकीकत ये है, किसान के ऊपर, पूरे देश के जो किसान हैं लगभग 14 करोड़ जिनकी संख्या है, उनके ऊपर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हमारी केंद्र सरकार का बजट कितना है? 1 साल का 30 लाख करोड़ का बजट। ईमानदारी से चाहे एक ही बजट में सारे किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। चलिए, अगर आप नहीं करते हैं 2 बजट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी नीयत साफ है, सरकार की नीयत साफ है, तो आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? 2004 से आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि आप बड़ी गहराई से सारी चीजों को जानते हैं और आंदोलनों से जुड़ रहे हैं। 2004 से इस देश में जितने उद्योगपति हैं उनका हर साल 5 लाख करोड़ की टैक्स में छूट देती है सरकार। 5 लाख करोड़ उन उद्योगपतियों को आप छूट देना बंद कर दीजिए। अगर उनकी छूट बंद कर दें आप, तो ही 2 साल में इस देश के किसान को आप पूरी तरह से कर्ज से मुक्त कर देंगे। आप स्थिति समझिए आप। लेकिन
आप उनका कर्जा जो है उनको उसमें टैक्स में छूट जारी रखे हुए हैं। यानी 2004 से लेकर आज 2020 16 साल हो गए। 16 साल में 16 पंजे 80 यानी 80 लाख करोड़ रुपए का आप उद्योगपतियों को छूट दे चुके हो, और उन्हीं उद्योगपतियों को घर भरने के लिए आज आप ये कानून लेके आए। तो आपकी कोई सीमा तो होगी उद्योगपतियों को समर्थन देने की। दूसरा, उद्योगपति जो बैंक से कर्जा ले रहा है, आप उस कर्जे को भी माफ कर रहे हो। पिछले 5 साल में मोदी सरकार में 6,60,000 करोड़ का उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। 6,60,000 करोड़। इसके अलावा 68,000 करोड़ उन चोरों का माफ किया है जो चोर यहां से कर्जा लेके लूट के विदेशों में बैठे हैं। 50 लोग देश छोड़ के भाग गए, उनका आपने 68,000 करोड़ रुपया माफ किया है। देश छोड़ के भाग गए या भगा दिए गए? भगा दिए गए हैं। छुपाए में चोर हैं, उनके सारे हैं, उनको बचाना है, तो आप उनका जो कर्जा माफ कर रहे हैं। इसके अलावा आज की तारीख में उन्हीं उद्योगपतियों का इस देश पर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, आप उसे भी माफ करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप इस देश के किसान को सुख की 2 रोटी देना चाहते हैं, उसके बच्चों को अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। आप दे नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बेईमान हैं, आपकी नीयत खराब है, आप इसके देश के अन्नदाता को मरते हुए छोड़ना चाहते हैं, उसका दुख दूर नहीं करना चाहते। ये एक और दूसरी बात, इसके साथ साथ इस कर्ज को माफ करने के साथ साथ एक और चीज जो हम बात कर रहे हैं, मोदी सरकार जब आई 2014 में, मोदी सरकार ने, बीजेपी ने यह कहा हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट वैसे तो बहुत विशद बड़ी व्यापक है, पर एक बहुत छोटी सी बात हम उसकी बात करते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जो किसान को एमएसपी की बात की गई है वो है C2, यानी उसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, लागत ही नहीं। आज क्या दे रही है सरकार? जो लागत है उस पर 50% की बात कर रही है, वो भी नहीं दे रही, पर किसान की मेहनत भी उस C2 में शामिल हो और उस पर आप 50% बढ़ा के, अगर इसको आज आप कैलकुलेट करें इस समय, तो जो एमएसपी जिन फसलों की है उन पे आप 50% एकदम बढ़ा के अगर देंगे, वो एमएसपी उसके करीब पहुंचेगी जो C2 स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की बात कर रही है। मतलब अगर 1975 रुपए आज की तारीख में जो गेहूं की जो एमएसपी है उसको अगर C2 के हिसाब से ईमानदारी से दोगे, तो आज की तारीख में 2800 रुपए क्विंटल गेहूं बिकना चाहिए, किसान का खरीदा जाना चाहिए। अगर आप ये कर दें, हमें किसी से किसी की चीज की जरूरत नहीं है, हमें किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो देने वाले हैं और दे ही रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं। तो हमें ईमानदारी से जो सरकार कह रही है उसे लागू करें, हम तो इतना चाहते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम मेहनत का खाने कमाने वाले लोग हैं। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए सरकार दे नहीं रही है। एमएसपी, अब ये कहें कि लोग भाई एमएसपी अगर देते तो कितना देंगे यार, ऐसे कैसे चलेगा? इस एमएसपी पे 23 फसलों पे एमएसपी आप घोषित करते हैं, दे कितने पर हैं? 2 पे, गेहूं पे और धान पे, और उस पर भी दे क्या रहे? केवल आपने एमएसपी घोषित की है, आप दे नहीं पा रहे हैं। अगर पंजाब को हरियाणा को छोड़ दें, कहीं भी नहीं मिल रही। 6% जो किसान है उसको एमएसपी मिल रहा है, 94% किसान को तो एमएसपी मिल ही नहीं रहा। तो हाल उसका यह है कि किसान को 1975 आपने गेहूं तो एमएसपी लगा दी, लेकिन मार्केट में बिक रहा 1500 रुपए, 1400 रुपए क्विंटल। धान आपने कह तो दिया 1868, लेकिन एमएसपी के मुकाबले बिक क्या रहा है? 1000 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए। मक्का आपने कह दिया 1850, लेकिन बिक क्या रही है? 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए। तो जितनी एमएसपी आप निश्चित कर रहे हैं, उस एमएसपी से 30% से लेकर 50% नीचे किसान को अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। तो आप उसे ही नहीं दे पा रहे, आप ये कुछ नहीं दे पा रहे, और आप कह रहे हैं किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो कहने से नहीं होती, करने से होती है। और आप ये कर सकते हैं, जिस एमएसपी की सरकार घोषणा करती है उस एमएसपी पे अगर पूरा अनाज किसान का जो आता है बिकने के लिए वो खरीद लिया जाए, तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा 2 लाख करोड़ का ही बजट उसके लिए रखना है। मैं इसको और बढ़ा देता हूं, 2 लाख करोड़ के बजट को आप 5 लाख करोड़ कीजिए,
देश की 60% आबादी यानी 80 करोड़ लोग इस खेती से जुड़े हैं, खेती पर निर्भर हैं। उन्हें नौकरी से नहीं, इसी खेती से पेट की रोटी मिलती है। तो 80 करोड़ लोगों को सम्मान का जीवन देने के लिए 30 लाख करोड़ के सालाना बजट में से आप 5 लाख करोड़ रुपए दे नहीं सकते हैं। आप उसके एमएसपी का इंतजाम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में चोर है, आप बेईमान हैं। सीधे शब्दों में आपकी नीयत खराब है। आप सिर्फ इस देश को उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं और बाकी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए ये स्थिति है। एक चीज और बताऊंगा छोटी सी, मोदी जी के प्रचार पर हर मिनट में, 1 मिनट में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। 1 मिनट में मोदी जी का चेहरा दिखाने के लिए 2 लाख रुपए। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1 साल में मोदी जी के प्रचार के लिए जितना खर्च होता है, जितना पैसा खर्च होता है, उतनी आमदनी इस देश के 17 राज्यों में जो किसान हैं, जिनकी सालाना इनकम खेती से 15,000 रुपए सालाना है, 70 लाख किसानों की टोटल जो इनकम बैठती है, उतना खर्चा 1 साल में मोदी जी के प्रचार पर होता है। आप समझ रहे हैं कि कैसे हमारे देश में यह है स्थिति। इसको समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।